पंजाब पर 19वीं सदी में 40 साल हुकूमत करने वाले महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला में सरदार महान सिंह के घर पैदा हुआ। वालिदा का नाम राज कौर था। रंजीत सिंह के वालिद महान सिंह शकरचकिया मसल के सरदार थे। महाराजा की मंगनी 5 साल की उम्र में 1785 में कन्हैया मसल के सरदार गुरु बख्श की बेटी महताब कौर से हुई। 1792 में सिर्फ 12 साल की उम्र में महाराजा रंजीत सिंह के वालिद वफात पा गए, जिसके बाद वो अपने बाप का जानशीन मुकर्रर हुआ। रंजीत सिंह आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की ताकतवर शख्सियत बन गया। उन दिनों लाहौर में भंगी नस्ल के 3 सरदार गुज्जर सिंह, लैना सिंह और सौदा सिंह काबिज थे। लाहौर शहर के बासी अफगानी हमला आवरों और भंगी नस्ल के सिख हुक्मरानों के जुल्म सितम और भारी टैक्सों की वजह से तंग आ चुके थे, जिसके बाद शहर के मौजूदीन ने बाहमी मशावरत से रंजीत सिंह को गुजरांवाला में खुफिया खत भेजा, जिसमें बासियों ने रंजीत सिंह को लाहौर पर हमला करने की दावत दी और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। लाहौर के वासियों की मदद से महाराजा रंजीत सिंह लोहारी गेट के जरिए लाहौर में दाखिल हो गया। बारदरा महाराजा ने भंगी मसल के सिखों को भी शिकस्त फाश करते हुए लाहौर के शाही किले पे भी काबिज हुआ। 8 जुलाई 1799 को रंजीत सिंह का किला लाहौर में पहला दरबार मुनक्किद हुआ। रंजीत सिंह एक रहमदिल और अमन पसंद हुक्मरान था। महाराजा ने अपने 40 साला दौर में कभी अपने नाम का सिक्का जारी नहीं किया। कोई इमारत, सड़क या गली अपने नाम से मंसूब नहीं। फ़कीर बरादरान की 5वीं नस्ल के सपूत फ़कीर सैफुद्दीन, जो एक तारीख दान स्कॉलर होने के साथ साथ घाटी गेट में मौजूद पाकिस्तान के पहले प्राइवेट फ़कीर खाना म्यूज़ियम के डायरेक्टर थे। सैफुद्दीन ने रंजीत सिंह के दौर के कई तरीक़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। उनका कहना है कि तारीख़दानों ने रंजीत सिंह को तारीख़ में वो मकाम नहीं दिया जिसका वो मुस्तहिक़ था। हकीकत यह है कि हमारे हिस्टोरियंस, मौरखों ने और तारीख लिखने वालों ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया। अनपढ़ मगर ज़हीन रंजीत सिंह ने 3 काबिल मुसलमान बुज़रा भाइयों फ़कीर अजीज़ुद्दीन, फ़कीर अमामुद्दीन और फ़कीर नूरुद्दीन की बदौलत पंजाब, कश्मीर और पेशावर में 4 दहाइयों तक हुकूमत की। रंजीत सिंह की ख्वाहिश होती जब भी वो लाहौर से कहीं बाहर जाए तो इन 3 भाइयों में से एक भाई को लाहौर में छोड़ के जाए कि उसकी देखभाल और लाहौर को कंट्रोल ये रखेंगे। फ़कीर नूरुद्दीन गवर्नर लाहौर थे, उनके वज़ीर सेहत थे, उनके वज़ीर माल थे, उनके वज़ीर दाखिला भी थे, उनके वज़ीर कानून भी थे और उनमें वज़ीर सेहत तो मैंने आपको बता दी, वज़ीर तालीम भी थे। महाराजा के फ़कीर अजीज़ुद्दीन रंजीत सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वज़ीर ख़ारजा थे। छोटे भाई फ़कीर इमामुद्दीन वज़ीर ख़जाना थे। सबसे छोटे भाई फ़कीर नूरुद्दीन लाहौर के गवर्नर होने के अलावा वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम, वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला भी थे। मुग़ल बादशाहों की तरह रंजीत सिंह के दरबार की सरकारी ज़बान भी फ़ारसी थी। रंजीत सिंह चाहता था कि उसके अवाम अर्ज़ी नवीसी सीख लें, जिसके लिए वज़ीर तालीम नूरुद्दीन की हिदायत पर फ़ारसी सीखने के लिए एक कायदा मुतारिफ़ कराया गया, जिससे लाहौर में ख़वानगी की शरह उस दौर में 85% तक पहुँच गई। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में, मेरे पास इसके सबूत अपने अजायब घर में मौजूद हैं, कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पंजाब की लिटरेसी रेट 82% थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेज़ों की रिपोर्टें मौजूद हैं। डॉक्टर लोगन की रिपोर्ट पंजाब आर्काइव्स में मौजूद है। जब उसने सर्वे कराया और रिपोर्टिंग करवाई कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का ताल्लुक कितना है, कौन लोग लिख पढ़ सकते हैं, तो वो ये देख के हैरान हुआ। रिपोर्ट में ये लिखा था कि लाहौर में 82% लोग हैं जो लिख पढ़ बोल सकते हैं और फारसी। ये वाकया कुछ ऐसे हुआ कि क्योंकि आप जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे
मगर वो साहिब वो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो क्या कहते हैं उसको, साहिब इल्म या इल्म दोस्त आदमी थे। उन्होंने किया ये कि एक दिन फ़कीर नूरुद्दीन को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से मेरी आवाम पढ़ लिख जाए, मेरी तरह अनपढ़ ना रहे, और मुझे अर्जी लिख के भेज दिया करे। अब उसका कोई मसला मसाइल हो तो अर्जी नवीसी उनको ज़रूर आनी चाहिए। अर्जी नवीसी जिसको आती है वो पढ़ा लिखा तस्वर होता है। अर्जी यानी कि एप्लीकेशन लिखना, तो सरकारी ज़बान फ़ारसी थी, तो फ़कीर नूरुद्दीन ने कहा हुजूर ये हो जाएगा। अब उस तमाम मुल्क पंजाब को पढ़ा लिखा करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चाहिए थे, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन लायक वज़ीरों ने क्या किया कि एक कायदा डिज़ाइन किया जिसका नाम कायदा नूर रखा। उस कायदे में अरबी को फ़ारसी को पढ़िए अपनी मदर लैंग्वेज के ज़रिए। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो उर्दू से फ़ारसी जानें, अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी पढ़ के आप फ़ारसी जानें। तो पंजाबी और उर्दू जो भी मकामी ज़बानें थी उस ज़माने में राइज, उसके ज़रिए आप फ़ारसी सीखें। और ये बड़ा सिंपल सा कायदा था जो 3 महीने में अगर आप पढ़ते थे तो 3 महीने के अंदर आप फ़ारसी लिखना, पढ़ना और अर्जी नवीसी जानते थे। तो उन्होंने उस कायदे की 5000 कॉपियाँ बनवाई और 5000 कॉपियाँ तमाम इलाके में तमाम इलाके के नंबरदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और साथ एक सरकारी चिट्ठी लिखी कि आज के बाद अगर आपने ये कायदा बनवाना है, अगर आज के बाद 3 महीने में आपने कायदा पढ़ना है, और इसकी 5 कॉपियाँ 5 नफूस में 5 डिफरेंट लोगों में तकसीम करके हमें अर्जी बकलम खुद लिख के भेजो। ये सरकारी ऑर्डर था। 3 महीने बाद जब सर्वे करवाया गया तो बहुत सारे लोगों ने कायदा डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी 5 कॉपियाँ बनाकर, जिनमें से चंद लोगों ने शायद नहीं किया। महाराजा का हुक्म यह था कि जिसने कायदा पढ़ के आगे नहीं बांटा उसका नंबरदारी का बस्ता ले लो। उसकी जगह उसके भाई को नंबरदारी देते थे और फिर कायदा भी दे देते कि बेटे आज अब से ये आपका 3 महीने का ये काम है। तो इस बात के ऊपर रंजीत सिंह के दौर में 87-82% लिटरेसी रेट पूरे पंजाब का हुआ, जिसमें औरतों के लिखने पढ़ने की तादाद ज़्यादा थी। रंजीत सिंह के हुक्म पर पंजाब में किसी को कत्ल या किसी को फांसी नहीं दी गई। रंजीत सिंह जंग जीतने के बाद अपने मुखालफिन से हमेशा हुस्न सलूक से पेश आता। रंजीत सिंह का दौर पुरअमन था। महाराजा ने जहां तलवार का इस्तेमाल किया, बादशाह वहां अमन ने अपने बीच बोए। रंजीत सिंह का 40 साल दौर नहायत ही अमन का दौर था। कहते हैं इसकी हर एक तेग आजमाई क़याम अमन की नवीद लाई। इसने जहाँ पे भी तलवार इस्तेमाल की उसके बाद फिर अमन आया। इसने कई जंगें गुफ्तगू से जीती। महाराजा ने अवाम को सेहत की सहूलियात की फरहमी के लिए भी इक़दाम किए। अपने वज़ीर फ़कीर अजीज़ुद्दीन की तजवीज़ पर लाहौर में दारुल शफ़ा के नाम से 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा सेहत का मरकज़ बनाया। ये देखिए, ये आपको छोटी सी एक महाराजा रंजीत सिंह की मिसाल बताई है। इस तरह शफा खाने थे जा बजा, दारुल शफा उसका नाम था। एक फ़कीर अजीज़ुद्दीन, क्योंकि ये हकीम भी थे और इनका हिकमत से ताल्लुक़ था। इनका मेडिकल स्कूल भी था लाहौर में, हाटी दरवाज़ा में मेरे घर पास। तो क्या ये जाता है कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर महाराजा रंजीत सिंह से रिक्वेस्ट की कि मैं बड़ा हॉस्पिटल, एक दारुल शफा बनाना चाहता हूँ, शफा का घर। तो उन्होंने ज़रूर बनाइए। उसके लिए महाराजा ने को तकरीबन 37 गाँव मुख्तस करके दिए। तो दारुल शफा 2.5 मुरब्बे पे वही था। अब आपको ये भी बता सकते हो कि रंजीत सिंह के दौर में बहुत सारे फॉरनर्स आना शुरू हो गए थे और जर्मन डॉक्टर्स होम्योपैथिक का इलाज लेके लाहौर आ गए थे। तो उस दारुल शफा में होम्योपैथ का इलाज भी शुरू किया। दैट दारुल शफा वाज बेसिकली डिजाइन फॉर 300 बेड्स, 300 बिस्तरों पे मुश्तमिल था। तो वो एक यहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर हॉनिंग बर्गर, और एक डॉक्टर स्टेनबेक, ये हंगेरियन थे। तो वो अपनी किताब 35 Years in East में लिखते हैं कि ये जो दारुल शफा था, इट वॉज अ होल डे अफेयर, कि हम जब सुबह जाते थे तो शाम को वहाँ से आते थे। तो इतने लोग यहाँ पे काम करते थे, फ़कीर अजीज़ुद्दीन, फ़कीर इमामुद्दीन, फ़कीर नूरुद्दीन, डॉक्टर हॉनिंग बर्गर, डॉक्टर स्टेनबेक, डॉक्टर हालन, डॉक्टर मार्टिन और बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे हुक्मा जो यहाँ पे काम किया करते थे।
थे सरकारी तौर पर। आज उस हॉस्पिटल को मेयो हॉस्पिटल कहते हैं। ये जो मेयो हॉस्पिटल है ये महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तैयार हुआ, फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब ने बनाया, अपनी ज़मीन पर कायम किया और आवाम के लिए इसको मुख्तस किया। महाराजा ने 40 साल दौरे हुकूमत में अपनी सल्तनत को पंजाब के अलावा कश्मीर और पेशावर तक वसअत दी। महाराजा की सियासी दानिशमंदी और मजबूत अफवाज की वजह से हिंदुस्तान पर कब्जा करने वाले अंग्रेज़ों को भी उसकी ज़िंदगी में पंजाब पर कब्जा करने की जुर्रत न हुई। उसकी फ़ौज में मकामी के अलावा इटली और फ्रांस के काबिल जर्नैल भी शामिल थे, जिन्होंने फ़ौज को जदीद खतूत पर इस्तवाज किया। बाज़ मौरखों ने महाराजा पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि उसके दौर में बादशाही मस्जिद को घोड़ों का अस्तबल बनाया गया। इस इल्ज़ाम को फ़कीर सैफुद्दीन ने गलत करार दिया। फ़कीर सैफुद्दीन ने बताया कि महाराजा के दौर में मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ते थे। ये कतई तौर पे ऐसा नहीं था, ये बात कभी मानने में नहीं आती। अब आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि जिस बादशाह का राइट हैंड फ़कीर अजीज़ुद्दीन होंगे, महाराजा रंजीत सिंह एक सिख थे, उनके राइट हैंड थे फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन, और ये मुसलमान थे। और ये कैसे मुमकिन था कि फ़कीर अजीज़ुद्दीन के होते हुए बादशाह मस्जिद को अस्तबल बनाया जाए? पहली बात। दूसरी बात, अब आप गौर से सुनिए, मेरे पास ये सबूत मौजूद है, बल्कि ये मेरे सबूत नहीं है, ये अंग्रेज़ ही लिख गए और हमारे हिस्टोरियंस ने इनके ऊपर रिसर्च ही नहीं की। जी हाँ, बादशाह मस्जिद बतौर अस्तबल इस्तेमाल हुआ है। ये उस वक़्त हुआ है जिस वक़्त 3 सिख सरदार जो लाहौर पे काबिज थे, सूबा सिंह, लैना सिंह और गुज्जर सिंह भंगी के दौर में ऐसा काम हुआ है। अब उनके बुरे फेल को रंजीत सिंह के साथ ना मिलाइए, बल्कि मैं आपको इस बात का सबूत देता हूँ। ये इवेंट्स एट द कोर्ट ऑफ रंजीत सिंह, ये अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताब है। ये 1810 से 1817 की इसमें वाक़यात हैं, डेली वाक़यात क्या हो रहे हैं। मैं अब आपको एक बहुत बड़ा सबूत पेश करने लगा हूँ इस किताब के हवाले से। ये डेली रजिस्टर था रंजीत सिंह के दौर में। महाराज की जो कार्रवाई होती थी ये तीसरे दिन अखबार के तौर पे छपती थी। ईद का वाक़या ईद उल फितर का, कि महाराजा रंजीत सिंह ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि ईद उल फितर की नमाज तमाम मुसलमान बादशाह मस्जिद में पढ़ें। उस ज़माने में कोई प्रॉपर ईदगाह नहीं थी। ये जो नमाज की ये जो बादशाह मस्जिद की थी, लोगों ने इसको एम्बेडेड किया हुआ था, इसका कच्चा फर्श था, लोग यहाँ पे आके नमाज नहीं पढ़ते थे। महाराजा रंजीत सिंह ने रिक्वेस्ट की कि आप मुसलमानों को यहाँ भेजें और मैं इनमें अपनी शीरीनी और मिठाई तकसीम करूँगा। ईद उल फितर जब गुजरी तो बहुत थोड़े लोग आए। रंजीत सिंह को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई और फ़कीर अजीज़ुद्दीन मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि महाराज आप फिक्र ना करें, हमारे यहाँ 2 ईदें हैं, तो ईद उल ज़ुहा में आप देखिएगा इंशाल्लाह तमाम मुसलमानों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। तो आप यकीन करें कि डंडे के ज़ोर पे लाहौर की मस्जिदों पे ताले डाले गए और तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके यहाँ पे लाया गया और उनको कहा गया कि जनाब आपने नमाज यहाँ पे पढ़नी है। तो उस ज़माने में कई हज़ार मुसलमानों से ये मस्जिद भरी और आबाद की। कई हज़ार मसाजिद ऐसी हैं, कई 100 मकानात ऐसी हैं और मुसलमानों की पवित्र अस्थानें, जिसको हम कहते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और पाक जगह, अस्थाने, मज़ारात, हुजरे, मकानात, उनको बाकायदा ग्रांट्स दी जाती थी। फ़कीर सैफुद्दीन ने बताया कि महाराजा के दौर में ही मुसलमानों को मसाजिद में अजान देने की इजाज़त मिली। 3 भंगी सरदार जो लाहौर पे काबिज थे, उन्होंने मुसलमानों की अजानें बंद की हुई थी। अर्ली डेज ऑफ रंजीत सिंह जब की बात है कि एक जत्था उठ के आ गया सिखों का, नारे मारता हुआ कि वाहिगुरू दा खालसा ते वाहिगुरू दी फतेह। महाराजा रंजीत सिंह जी गल इस तरह है कि तेरे तो चंगे तो 3 सिख सरदार सन जिन्होंने मुसलमानों की बांगा बंद की थी। बांग मतलब अजानें बंद की हुई थी। कहते अच्छा, कहता है मुसलमान बांगे देते हैं, जो हमारी बीवियों के पेट में बच्चे हैं वो बांगे जाते हैं, यानी कि मुसलमान हो जाते हैं, फिर हम बाद में उनको पहल करके वो करते हैं। तो बांगे जो बंद किए ना, जो बांगे तुमने खोली हैं, इसको दोबारा बंद करो। मैंने कहा अच्छा, अगर ये बांगे बंद थी तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन ने मुझसे बात नहीं की। उन्होंने कहा फ़कीर अजीज़ुद्दीन को बुलाएं। फ़कीर अजीज़ुद्दीन जो उनके मिनिस्टर थे पहुँच गए
انہوں نے کہا جی یہ بات کیا کرے کہ اذانیں بند تھیں، کہ جی مہاراج اذانیں بند تھیں، آپ کے آنے سے اذانیں کھلی ہیں مسلمانوں کی. تو اب یہ ایک بحث دربار میں چڑھ گئی. فقیر صاحب نے کہا کہ جی بات ایسی ہے کہ گرو گرنتھ صاحب کا حوالہ دیا، بابا گرو نانک کی بانی پڑھی اور ان کو بتایا کہ ہر ایک کو اپنی مذہب اور عبادت کا حق ہے. اس کا مطلب یہ تھا. مہاراج نے کہا بانی تو بالکل سچی ہے، عبادت کا حق تو سب کو ہے، مسلمان کو بھی، اور جتنا مسلمان کو اتنا سکھ کو بھی، اور ساروں کو ہے. کہ جی بانگ ہے پکار، اگر مسلمان پکار نہیں کریں گے، آواز نہیں دیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، تو یہ پکار دینی لازمی ہے. کہتا ہے اچھا تو پھر کیا کیا جائے؟ میں کہ جی یہ جو سردار آئے ہیں ان کا کہنا بھی درست ہے، تو آج سے آپ بے شک بانگیں بند کر دیں، مگر ایک آپ حکم صادر فرما دیں کہ جس مسلمان کے گھر ایک سکھ آباد ہے اس کے ساتھ والے گھر میں، وہ 5 ٹائم ان کو کنڈا کھڑکائے گا اور ان کو مسجد میں بھیجے گا. بانگیں بند ہو گئی، لوگ نعرے اور شور کرتے ہوئے نکلے. مسلمان پریشان ہو گئے کہ جی فقیر عزیز الدین نے کیا مشورہ دیا ہے، آج سے نمازیں بند، اذانیں بند ہو گئی ہیں. تو چند دنوں کے بعد، 2 3 4 دنوں کے بعد وہی جتھا واپس آتا ہے اور پہلے سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جناب 5 ٹائم مسلمان کا کنڈا کھڑکانا، اس کو مسجد میں بھیجنا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کی اذانیں چالو رکھیں. روایت ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 38 شادیاں کی تھیں، جس میں سے بعض شادیاں سیاسی طور پر کی گئی تھیں. ان میں سے ایک مسلمان خاتون مورا سرکار اس کی ہر دل عزیز مہارانی تھی. کچھ ہندو عورتوں سے بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شادی ہوئی تھی. 27 جون 1839 کو مہاراجہ نے 59 سال کی عمر میں علالت کے بعد وفات پائی، جس کے بعد شاہی قلعہ کے ساتھ روشنائی دروازہ کے ساتھ ہی اس کی چتا کو جلایا گیا. روایت ہے کہ مہاراجہ کی 4 ہندو رانیوں نے اپنے مذہب کے مطابق مہاراجہ کے ساتھ ستی ہونے کے لیے اپنے اور اپنی 6 کنیزوں کے نام پیش کیے. اس کے ساتھ ہی مہاراجہ کی چہیتی مسلمان کنیز کنول کشمیرن نے بھی راجہ کے ساتھ اپنی بے وفائی کا داغ مٹانے کے لیے ستی ہونے کے لیے اپنا نام پیش کیا. چنانچہ مہاراجہ کی میت کے ساتھ 4 ہندو رانیاں کنول کشمیرن سمیت 4 کنیزیں بھی ستی ہو گئیں. یہاں پر ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا کنول کشمیرن. یہ طائف تھی اور مسلمان تھی، اور یہ مہاراجہ کے پاس خراج میں سن 1832 میں خراج میں آئی تھی کشمیر سے. کنول لکھا یہ گیا کہ کنول اتنی خوبصورت اور اتنی باہنر خاتون تھی کہ وہ ناچ اور گانے میں ان کا بڑا رت ہوتا تھا. مہاراجہ کو اس سے عشق ہو گیا تھا کنول کشمیرن اپنا رقص پیش کرنی تھی، تو مہاراجہ نے کہا یہ مجھ سے، اس کا عشق بلا غرض ہے اور یہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. تو جو جنرل ونتور نے کہا نہیں مہاراج، مجھے عورت تو دل فریب ہے مگر عظمت اس کی مشکوک لگتی ہے. تو کہ اچھا تم ہی ورگلا کر دکھلاؤ. تو اس نے کہا جناب مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، میں آپ کی ہمسری نہیں کر سکتا. خیر قصہ مختصر یہ کہ تھوڑے دنوں بعد مہاراجہ کے وزیر دھیان سنگھ نے آ کے مہاراجہ کے کان میں کہا کہ مہاراجہ آپ کے حرم کی رسوائی ہوئی، کنول آپ کے چمن چھوڑ کے باشندہ اٹلی کے چمن میں جا بسی. مہاراجہ نے اس کی بے وفائی کو بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اس کو اپنے دل سے اتار دیا. کچھ عرصے کے بعد کنول کو اپنا احساس ہوا کہ اس نے یہ کتنی بڑی غلطی کی ہے، تو اس نے مہاراجہ سے معافی مانگی. مہاراجہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو عورتوں کی فوج میں بھرتی کر دیا. مگر وہ اپنی غلطی پہ اتنی پشیمان تھی کہ میں نے مہاراجہ سے بے وفائی کی ہے کہ جب مہاراجہ کا دیہانت ہوتا ہے، جب وہ وفات پاتے ہیں، تو حرم میں ہندو عورتوں سے پوچھا جاتا ہے، ستی ہونے والی عورتوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. تو یہ 4 رانیوں نے اپنا نام پیش کیا اور ان کے ساتھ 6 کنیزیں تھیں ان رانیوں کی. یہ چاروں رانیاں ہندو دھرم سے اور بلو بلڈڈ راجپوتانیاں تھیں. انہوں نے اپنا نام پیش کیا، جی ہمارے دھرم میں ستی ہونا تو ہم تو ستی ہوں گے. اور اس کے ساتھ 6 رانیاں تھیں. ساتویں جو ان سی 6 کنیزیں تھیں، 7ویں جو کنیز تھی اس نے اپنا نام جو پیش کیا دنیا حیران ہو کے رہ گئی. وہ نام تھا کنول کشمیرن کا. کنول نے اپنا نام ستی ہونے کے لیے پیش کر دیا. وہاں پہ مسلمانوں نے اس کو منع کیا، یہاں تک کہ فقیر نور الدین صاحب نے کہا کہ آپ پہ ستی ہونا لازم ہی نہیں ہے.
انہوں نے کہا جی آپ میری یہ بات چھوڑ دیں، مجھ پہ لازم ہے یا نہیں ہے، میں ستی ہو کے اپنے گناہ کا پراشچت کرنا چاہتے ہیں۔ سو 4 رانی اور 6 کنیزوں کے ساتھ 7ویں کنیز کنول نے اپنا سر مہاراجا کے چرنوں پر رکھ کر ستی ہو۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1813 میں مشہور زمانہ کوہ نور ہیرا افغانستان کے شاہ شجاع سے حاصل کرنے کی خوشی میں بادشاہ مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان جگہ میں 2 منزلہ بارہ دری تعمیر کروائی۔ باغ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضوری باغ منسوب کیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کی عمارت کا کام اس کے بیٹے کھڑک سنگھ نے شروع کرایا۔ 1848 میں مہاراجہ کے سب سے چھوٹے بیٹے دلیپ سنگھ نے سمادھی کی عمارت کی تعمیر کا مقام مکمل کروایا۔ سمادھی کی عمارت سکھ تعمیرات کا شاندار نمونہ ہے۔ عمارت کو اکتوبر 2005 کے زلزلے میں نقصان پہنچا، جس کے بعد اس کی مرمت کرا دی گئی۔ سمادھی کی عمارت اونچائی پر تعمیر کی گئی ہے۔ عمارت پر جانے والے زینے کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ سمادھی کی عمارت کے مختلف حصے بھی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سمادھی کے اندرونی حصوں کی چھتوں پر شیش محل کی طرز پر شیشے اور سونے کا باریک کام کیا گیا ہے۔ یہ کام بھی مختلف حصوں سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ عمارت کی بلائی منزل پر فلیکسو پینٹنگ کا بھی دلفریب کام کیا گیا ہے، مگر یہ بھی مدھم اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ چکا ہے۔ پنجاب کی تاریخ کا اہم کردار مہاراجہ رنجیت سنگھ، جس کے 40 سالہ دور میں پنجاب میں امن تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے دور کے تاریخی حقائق جن کو مسخ کیا گیا ہے ان کو درست کیا جائے۔